नमस्कार। आज हम आधुनिक भौतिकी के एक कह सकते हैं विशाल नक्शे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे सामने है आधुनिक पदार्थ विज्ञान का विश्वकोश। ये असल में आधुनिक भौतिकी के विश्वकोश की विषय सूची है। ये बंगाली में, तो हम इसके शब्दों का हिंदी मतलब भी बताते चलेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो हमारा मकसद ये देखना है कि भाई ये जो ज्ञान है ब्रह्मांड के बड़े पैमानों से लेकर कणों की छोटी सी दुनिया तक, ये कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये सूची दरअसल एक यात्रा जैसी है, एक खोज की कहानी। अच्छा। हाँ, शुरुआत होती है आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत से। मतलब वो विशेष आपेक्षिकता, स्पेशल रिलेटिविटी, और साधारण आपेक्षिकता, जनरल रिलेटिविटी। इसने तो स्पेस और टाइम को देखने का हमारा नजरिया ही, आप कह सकती हैं, बदल दिया। हाँ, वो अजीब सी लगने वाली बातें जैसे समय का धीमा हो जाना, टाइम डायलेशन जैसे कहते हैं, या फिर लंबाई का सिकुड़ जाना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। जी, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ब्रह्मांड के जो नियम है ना, उनको समझने के लिए ये बहुत जरूरी था। सही कहा। ये तो हुई बड़े स्केल की बात, ब्रह्मांड की। और हम कूद पड़ते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, बहुत ही छोटी दुनिया में, जहाँ के नियम बिल्कुल अलग हैं। क्वांटम वाली दुनिया। एग्जैक्टली। यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री होती है। और सबसे पहले ये आइडिया कि चीजें जैसे प्रकाश है, वो एक ही समय पर तरंग भी हो सकती है और कण भी। अच्छा, वो वेव पार्टिकल डुअलिटी। हाँ, बिल्कुल। और इसका एक बड़ा सबूत था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये समझना कि दुनिया एकदम निश्चित नहीं है, बल्कि संभावनाओं पर टिकी है। शायद यही क्वांटम मैकेनिक्स का निचोड़ है ना? जैसे वो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, अनिश्चितता नीति, कि आप किसी कण की पोजीशन और उसकी स्पीड दोनों एक साथ बिल्कुल ठीक जान ही नहीं सकते। एकदम सही कहा आपने। और इसी अनिश्चित दुनिया को समझने का जो गणितीय तरीका है, वो है श्रोडिंगर समीकरण। ओके। ये हमें परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवहार करते हैं उसे समझने में मदद करता है। इसी समझ से हम वो जो शुरुआती मॉडल थे ना, जैसे बोर एटम मॉडल, उनसे कहीं आगे बढ़ पाए। और इसी क्वांटम दुनिया की एक और अजीब बात है वो टनलिंग प्रभाव, टनलिंग इफेक्ट। हाँ, वो तो कमाल ही है, जहाँ कण बिना जरूरत की ऊर्जा के भी, मतलब दीवारों के आर पार निकल सकते हैं। सोचकर ही अजीब लगता है। तो जब हमने परमाणु की संरचना समझ ली, माने परमाणु गठन, जी, तो फिर अणु कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, और फिर ठोस चीजों के गुण, कठिन अवस्था, ये समझना भी आसान हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से फिर सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टिविटी जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनका रास्ता खुला। अरे हाँ, इन्होंने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। सही बात है। और जब बहुत सारे कण एक साथ है, तो उनका मिला जुला व्यवहार समझने के लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स काम आती है। तो सब जुड़ा हुआ है, मतलब परमाणु से पदार्थ तक। एकदम। अच्छा, ये सूची हमें परमाणु के और अंदर ले जाती है, उसके केंद्रक तक, न्यूक्लियस तक। न्यूक्लियर गठन। हाँ, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यहाँ फिर न्यूक्लियर बल, तेजस्क्रिय क्षय यानी रेडियो एक्टिव डिके, और वो प्रक्रियाएं जिनसे तारों में ऊर्जा बनती है या न्यूक्लियर पावर मिलती है, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जी, फिजन और फ्यूजन। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी इसी समझ पर आधारित है। और फिर अंत में हम कहाँ पहुंचते हैं? पदार्थ के सबसे बुनियादी कणों तक। हाँ, बिल्कुल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स माने प्राथमिक कणा, लेप्टॉन्स, हैड्रॉन्स, और फिर क्वार्क्स सबसे छोटे अभी तक की हमारी समझ के हिसाब से। हाँ, और इन सब को एक साथ समझने की जो हमारी सबसे अच्छी कोशिश है, वो है स्टैंडर्ड मॉडल, द स्टैंडर्ड मॉडल। अच्छा। ये मॉडल बताता है कि ब्रह्मांड किन बेसिक कणों और किन फंडामेंटल फोर्सेस से बना है। तो कुल मिलाकर ये विषय सूची हमें एक पूरा सफर कराती है, ब्रह्मांड की बड़ी संरचनाओं से लेकर पदार्थ के सबसे छोटे बुनियादी कण तक। जी, रिलेटिविटी से क्वांटम मैकेनिक्स, फिर परमाणु, न्यूक्लियस, और आखिर में क्वार्क्स और स्टैंडर्ड मॉडल तक। कमाल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिद्धांत जो सुनने में इतने अलग अलग लगते हैं, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और ब्रह्मांड की एक कोहेरेंट तस्वीर बनाते हैं। हालांकि ये तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है, ये भी मानना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, सूची के आखिर में देखिए, महाविश्व का इतिहास और भविष्य का जिक्र है। ये इसी तरफ इशारा करता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, आगे और खोजें होनी हैं। वाकई, ये सोचना कि ज्ञान की ये पूरी इमारत कैसे परत दर परत बनी है, अद्भुत है। हाँ, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, नहीं? क्या?
कि क्या ये स्टैंडर्ड मॉडल ही मतलब अंतिम जवाब है, या प्रकृति के गर्भ में अभी और भी गहरे रहस्य छुपे हैं जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं?